चलिए, पीपीटी सबको आई गेस शो हो रही है, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पॉलिसीज एंड स्कीम्स हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट हमने किया था जिसमें हमने संवैधानिक जो भी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो हमने किए थे। आज हम करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन जो आया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब आया था? 1948 और 49, 2 ईयर्स दिए गए हैं यहाँ पे। दोनों का अंतर क्या है? 1948 में इसका गठन किया गया था कमीशन का, और जो इस कमीशन ने रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट जब सबमिट हुई तब नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हो चुका था वो था 1949। तो ये इसमें अंतर है कि 1948 में कमीशन बना, लेकिन इस कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई उसके बाद वो 1949 में सबमिट हुई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको 1948 से 49 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ये गठन कब नियुक्त किया गया, ये कमीशन कब आया या कब नियुक्त हुआ, तो 1948 आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मेन की क्यों आया, इसकी क्या जो फीचर्स थे, इसकी विशेषताएं क्या थी आयोग की। सबसे पहला तो हमें नाम से ही मत पता लग जाता है कि यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के लिए ये आया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। एक तो ये याद रखना कि 1947 में जब इंडिया भारत आजाद हुआ उसके बाद आने वाला प्रथम शिक्षा आयोग था ये। उसके बाद ये विश्वविद्यालय जो शिक्षा थी उसको उसमें सुधार लाने के लिए गठन किया गया था कि जो विश्वविद्यालय है इंडिया में, भारत में, उनमें कुछ शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता थी, जिसके लिए कि रिकमेंड किया गया कि हमारे पास एक ऐसा कमीशन हो जो यूनिवर्सिटी लेवल पर विश्वविद्यालय में शिक्षा देखे कि कैसी है, क्या चैलेंजेस है, क्या समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को देखते हुए उनमें सुधार किए जा सके। और सुधार के साथ साथ इनका ये भी था कि आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा नीति है बाहर के देशों में या बाकी जो डेवलप्ड विकसित देश है उनसे जो है अलाइन किया जा सके कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी आए चीजों में, और अच्छा बेहतर हम इसको बना सके। तो इसलिए जो है ये गठन किया गया। इसका गठन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा बनाया गया ये कमीशन, लेकिन किसकी सिफारिश से? कैब और IUBE है ये। इसमें क्या है, कैब तो है हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है, और IUBE जो है इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है। इनकी रिकमेंडेशन, इनकी सिफारिश में 1948 में नियुक्ति की गई इस कमीशन की। और इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली थे, ठीक है। इसे जो है राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? एक तो जो है सबसे पहला स्वतंत्र भारत का या आजाद भारत का सबसे प्रथम जो शिक्षा आयोग था, फिर जो विश्वविद्यालय में शिक्षा के सुधार हेतु इसे को बनाया गया, किसकी सिफारिश पर? केब और IUBE, ये याद रखना, नवंबर 1948 में बनाया गया, ठीक है। और जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और इसीलिए इनके नाम पर इनको राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है। जैसे एक हमारा मुदालियर आयोग कमिश्नर भी आएगा, तो वो भी क्या है, मुदालियर जो उनके नाम पे है, डॉक्टर लक्ष्मण के नाम पे, इसी तरह से इनको जाना जाता है। तो इसको जो है राधा कृष्णन आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस कमीशन में शुरुआत में जो है 10 मेंबर थे, और इसकी जो रिपोर्ट देखो, अब जो मैंने क्या बताया कि आयोग कब बना? नवंबर 1948 में बना, ठीक है। रिपोर्ट कब सबमिट हुई? अगस्त 1949 में। यानी लगभग ये मान के चलो आप कि 3 महीने बाकी रहे हैं। तो कितने रह गए कि यहाँ से नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर और 8 महीने, ये 10 महीने बाद रिपोर्ट सबमिट हुई। और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो 2 खंड में थी। पहले में सिफारिशें थी, दूसरों में स्टडी डेटा था कि कहाँ पे स्टडी की गई है, किस चीज पे क्या क्या चीजें ऐड की गई है, किसके बेसिस पे जो सिफारिशें वो दी गई है, ठीक है। मेन यहाँ सिर्फ नाम है, इसका साल है, और कब हुआ, जो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे, ये चीजें मेन है, ठीक है। ट्रेन शिक्षक वाली गाड़ी है लता देवी अपना अनम्यूट करिए, गाड़ी है म्यूट कर लीजिए। चलिए, इसमें जो मेथड ऑफ स्टडी है, जो हमने रिपोर्ट बनाई, तो वो रिपोर्ट के लिए क्या मेथड ऑफ स्टडी रखा गया? एक तो वो चीज, और फिर इसमें क्या क्या चीजें थी वो पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा की समस्याओं को समझने के लिए एक तो पूरे भारत का विस्तृत दौरा किया गया,
कि ताकि जो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं उसको समझने के लिए पूरे भारत में जो है विजिट की गई। और लगभग 600 शिक्षक जो विशेषज्ञ है उनको प्रश्नावली क्वेश्चन आयर्स भेजे गए, वो भरवाए गए ताकि उनके चैलेंजेस है क्या वो फेस कर रहे हैं वो हमें पता लग सके, यानी आयोग के जो मेंबर्स थे उनको। प्रशासकों, छात्र संगठनों और शिक्षाविदों से साक्षात्कार के लिए गए, इंटरव्यू किए गए और अंत में जो है 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, मेनली आप सिर्फ इतना जाने कि यहाँ लगभग 600 जो शिक्षा विशेषज्ञ थे उनसे बातचीत की गई, क्वेश्चन आंसर करवाए गए। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। और 1949 में लगभग 10 महीनों के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई। उसके बाद जो ये रिपोर्ट दी गई तो उसमें जो यूनिवर्सिटी शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य है ये बताए गए थे। और वो कौन कौन से उद्देश्य है, एक तो राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए सक्षम नागरिक तैयार करना, कि जो नेशनल जो एक राष्ट्र है, एक देश है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको उठाने के लिए सक्षम नागरिक को तैयार किया जाए, ऐसी एजुकेशन विश्वविद्यालय की होनी चाहिए। उसके बाद जो है सामान्य, व्यावसायिक और प्रोफेशनल शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखना, कि चाहे वो जो है सामान्य बात करें या हम व्यावसायिक जो कामकाज से रिलेटेड है और वोकेशनल से रिलेटेड है या प्रोफेशनल, सब तरह की जो शिक्षा है उनका जो उच्च स्तर, जितना अच्छा पोटेंशियल, जितना अच्छा उसमें सुधार हो सकता है उतना हम बनाए रखें। फिर है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित व विकसित करना, जो इंडियन कल्चर है, भारत का कल्चर है, संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उनको भी सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, उसको जो है शिक्षा से जोड़ा रखा जाए और नए विचार उत्पन्न किए जाए। राष्ट्र विकास में बाधक पुराने विचार हटाना, कि देखो भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस चीज को तो जोड़े, लेकिन अगर कोई ऐसी संस्कृति, ऐसी कोई सभ्यता, कोई ऐसे विचार है जो कि नए विचार उत्पन्न करने में या राष्ट्र विकास के माध्यम में, राष्ट्र विकास यानी हमारे देश को विकास करने के लिए जो चीजें हैं उनमें बाधक बन रही, कहीं ना कहीं कोई समस्या लेकर आ रहे हैं, तो उन पुराने विचारों को हटाया जाए। फिर है मन और आत्मा का विकास कर प्रज्ञा बढ़ाना। प्रज्ञा का मतलब है कि बुद्धि, डेवलप विजडम बाय एजुकेटिंग माइंड एंड सोल। ये ना प्रज्ञा, आई डोंट नो क्या होगा, विजडम का मतलब बुद्धि, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान आना चाहिए था, कि मन और आत्मा का विकास करके जो किसी व्यक्ति का मन और आत्मा क्या है, कि हमारी जो सोच है, समझ है, वो कैसी है, हमारे विचार कैसे हैं, उन चीजों का विकास करके ज्ञान बढ़ाना। ये नहीं कि कोई रीति रिवाज है, कोई कल्चर है, कोई बिलीफ है, मान लो हम मानते हैं कि हमारे सिर्फ मान्यता है, लेकिन उस मान्यता के पीछे अगर कोई वैलिड रीजन है, कोई तर्कशील हमारे पास जवाब है तो हम उस चीज को माने। अदरवाइज जो है हमारी जो मन है, आत्मा है, हमारे सोच विचार, हमारी जो धारणा है, मान्यताएं हैं, उनका विकास करना, उनको बदलना, जिससे कि राष्ट्र विकास हो। और इन चीजों को करते हुए ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान भी बना रहे, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो बाहर के देश है या जो डेवलप्ड विकसित देश है उनमें ये चीजें हो रही है तो हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई चीज अगर उनकी यहाँ से कोई चीज अपने यहाँ ले रहे हो, अपना रहे हो, तो उस चीज के पीछे क्या तर्क है आपका, क्यों अपनाना चाह रहे हो, इससे आपके देश को क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा है, वो चीज हो। तो सारी चीजें क्या है कि हमारे मन आत्मा का विकास हो और इससे जो है ज्ञान बढ़े और ऐसी कोई विचारधारा, ऐसी कोई संस्कृति या रूढ़िवादी सोच जो कि हमारे देश के विकास में बाधा बने, उस चीज को हटाया जाए। ठीक है, सभी प्रकार के ज्ञान के अवसर उपलब्ध करवाना, कि अलग अलग तरह के जो अवसर हैं ज्ञान के लिए वो सारे उपलब्ध होने चाहिए। अलग अलग तरह के जैसे प्रोग्राम्स हो, एजुकेशन कोर्सेज हो या सेमिनार, वेबिनार, जो भी चीजें हो सकते हैं, जितने अवसर उपलब्ध हो सके वो सारे जो उपलब्ध है अवसर करवाए जाएं। नैतिक मूल्यों का संचार किया जाए। नैतिक मूल्य जो कि हमारे आचरण, एक अच्छे आचरण से रिलेटेड जो होते हैं, यानी गुड हैबिट जो है हमारी अच्छी मूल्य है, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सारी चीजें जो हमारे नैतिक मूल्यों में आती है, किसी की हेल्प करना, शेयरिंग करना, वो सारी चीजें। विश्व बंधुत्व और अंतरराष्ट्रीयता की भावना विकसित करना, कि सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, विश्व के स्तर पर जो है सब बंधुत्व है, कि दोस्त है, भाईचारा है, वो चीजें जो है विकसित करना इसका लक्ष्य है।
राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग और वाणिज्य में नेतृत्व तैयार करना। ये चीजें बेसिक है कि क्या क्या चीजों पे जो है काम किया गया, और जो पॉजिटिव चीजें ऑब्वियसली वही बोली गई होंगी, किसी ने ये तो नहीं कहा होगा कि पीछे ले जाओ देश को, पिछड़ा हुआ बना दो, कुछ भी नहीं। तो सब चीजें जो है देश के हित में थी, पॉजिटिव चीजें ही थी। छात्रों का आध्यात्मिक विकास करना, कि सिर्फ नॉलेजेबल चीजें ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता भी उसमें होनी चाहिए। उन्हें जो है बिलीफ जो हमारे कल्चर में आध्यात्मिकता है या फिर जो रिलीजियस रिलेटेड है उस तरह की, कि उन चीजों को समझे। ठीक है। लास्ट है बौद्धिक साहसी व्यक्तित्व विकसित करना, खोज, आविष्कार और मौलिक विचारधारा को बढ़ावा देना, लोकतंत्र को मजबूत करना, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकता, इन सब चीजों को बढ़ाना। ठीक है। इक्वालिटी हो गया कि बंधुत्व है, भाईचारा है, दोस्ती, नाता, ये कि सब जो है समाज में जितने भी लोग हैं ना, कोई गरीब अमीर नहीं है, सब इक्वल है, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर सब रहते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। ये सारी पॉजिटिव चीजें, विश्वविद्यालय जो शिक्षा थे उसके उद्देश्य यही थे, तो इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। फिर बात आती है शिक्षण स्टाफ, जो टीचिंग स्टाफ है, वहां पे जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, उनसे रिलेटेड क्या चीजें जो है इंट्रोड्यूस की गई। तो सबसे पहले कि जो विश्वविद्यालय है, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसकी जो गुणवत्ता है वो किस पर डिपेंड करती है, शिक्षकों पे, कि जो टीचर जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी शिक्षा होगी वहां पे। उनकी गुणवत्ता और योग्यता में सुधार किया जाए, कि शिक्षक अच्छे होने चाहिए, उनकी गुणवत्ता हो, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी नॉलेज वाले, अच्छी योग्यता वाले ही जो है शिक्षक बने, वरना नहीं हो। 4 कैटेगरी जो बताई गई कि टीचर्स की 4 कैटेगरी होनी चाहिए, प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर, ये 4 कैटेगरीज बताई गई थी। इम्प्रूव किया जाए पे स्केल में, जो वेतन मान दिया जाता है शिक्षकों को, उसमें जो है बढ़ाया जाए उसको, और जो उसकी सेवा शर्तें हैं, जैसे हमारी वो शर्तें होती है ना कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, तो उनमें सुधार किया जाए। और जो अकोमोडेशन या जो चीजें मिलती है, मान लीजिए कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ और वहां पे जो जॉब करने वाला प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए फैसिलिटी है ये, कि यहाँ पे जो काम करता है उसको जो है रहने को मिलेगा, यहाँ पे खाना उनका फ्री होगा, या कोई और आने जाने का टीए मिल रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी सेवा के लिए, उनकी सर्विस, इन सर्विस में जो जॉब में उनको कुछ चीजें देती जा रही है, उनमें इतना सुधार हो, अच्छी चीजें हो। इसका रीजन क्या था, ताकि जो अच्छे नॉलेजेबल टीचर्स हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे ज्ञान वाले, उनको अट्रैक्ट किया जा सके, ताकि वो यूनिवर्सिटी में आए और वो पढ़ाएं। क्योंकि ऑब्वियसली जिस पर्सन को नॉलेज है वो बहुत कम पैसों में नहीं आएगा, अगर वेतन अच्छा नहीं है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ उसे नॉलेज देने से मतलब नहीं है, उसे अपना घर भी चलाना है। तो ये था कि अच्छे नॉलेजेबल शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए, और उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनकी जो सर्विस कंडीशंस है वो अच्छी की जाए। फिर उच्च अध्ययन हेतु अध्ययन अवकाश देना, कि शिक्षकों को भी तो पढ़ने के लिए अवकाश देना। अगर कोई शिक्षक है वो आगे स्टडीज कर रहा है तो उसको भी जरूरत के अनुसार, अगर अवकाश की जरूरत पड़े, छुट्टी की जरूरत पड़ रही है, इनकेस लीव चाहिए, तो एजुकेशनल लीव दी जाए। फिर पदोन्नति योग्यता आधारित करे, कि अगर किसी का प्रमोशन होगा तो वो जो है मेरिट के बेस पे होना चाहिए, साल के बेस पे नहीं, कितने साल हो गए तो कर दिया, नहीं, मेरिट बेस पे होने चाहिए। मेरिट के लिए भी कुछ जो है पॉइंट्स बनाए जाए कि किस बेस पे मेरिट दी जा रही है। ठीक है। पर रिटायरमेंट की एज जो है नॉर्मली जो है 60 ईयर्स कर दिया जाए, और प्रोफेसर्स के लिए 64 ईयर्स कर दिया जाए। ठीक है। ये चीजें थी टीचिंग स्टाफ के लिए। इतने डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते, सिर्फ नाम पूछा जाएगा एक्ट का, या जो है ये कमीशन आए थे इनके साल पूछ लिए जाते हैं, या किस साल में कौन सी चीजें, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितना, कि इसमें क्या कर दिया गया, तो ज्यादा डिटेल नहीं आती। जो मेन पॉइंट है ना वो पढ़ना, लास्ट में जो इसको एक स्टोरी की तरह मैं आपको करवा दूंगी तो याद रह जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि जो कोर्सेज थे, वर्किंग डेज थे, तो 11 साल की जो स्कूलिंग कर दी गई। ठीक है, ये याद रखना। विश्वविद्यालय प्रवेश जो है इंटरमीडिएट के बाद होगा, 11 वर्ष की शिक्षा की गई थी। यानी इसमें क्या चीज कर दी गई, जो हमारी 1 to 5 तो क्लास प्राइमरी हो ही गया,
फिर जो है 6 to 7, 8 जो ये 3 साल का जूनियर विंग इसको कहा गया। और इसके बाद जो है, एक सेकेंड, जो 6 to 7 है, छठी से 8वीं क्लास तक है, इसको जूनियर विंग कहा गया। 9वीं, 10वीं और 11वीं ये 3 साल थे, और जो है 12वीं थी। लेकिन जो 12वीं है ये 4 साल का तो रखा गया, हाई विंग इसको कहा गया। और इसको जो 12वीं है उसको क्या कर दिया गया, इसको है प्री कॉल यूनिवर्सिटी की। पूरा जो विश्वविद्यालय होगा ना, कि अगर कोई बच्चा 11 तक पढ़ रहा है तो यहाँ पे वो स्कूल है, लेकिन जो +2 करेगा तो उसको इस तरह रखा जाए कि वहां पे +2 क्लास में बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह करने जाएगा तो +2 में बच्चा कॉलेज के लिए तैयार हो रहा है, इस तरह से 12वीं को रखा गया। ठीक है, तो विश्वविद्यालय प्रवेश जो इंटरमीडिएट के बाद कर दिया गया, कि कोई यूनिवर्सिटी में जो प्रवेश करेगा विश्वविद्यालय में वो 11वीं के बाद करेगा, जो +2 क्लास थी वो कॉलेज में थी। ठीक है, फिर जो फर्स्ट डिग्री जो होगी वो 3 साल की होगी। कॉलेज का वर्किंग डेज कितना होना चाहिए, जो 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, परीक्षा के दिनों को छोड़कर। एग्जाम डेज जो होंगे वो अलग होंगे, उसके अलावा 180 दिन जो है कार्य दिवस होने चाहिए, क्लासेस होनी चाहिए, फिर जो है एग्जाम होने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या थी यूनिवर्सिटी के लिए 3000, और जो कॉलेज थे जो जुड़े हुए समन कॉलेज है, जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर काफी कॉलेज आता है तो कॉलेज के लिए 1500। ठीक है, अब बात आती है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो पीएचडी प्रवेश व प्रक्रिया सर्व भारतीय स्तर पर हो, कि जो पीएचडी में प्रवेश लेते हैं ना, पीएचडी में एडमिशन के लिए ये जो प्रोसेस है उसके लिए ऑल इंडिया टेस्ट होना चाहिए पूरे भारत का। ऐसे नहीं कि स्टेट लेवल का हो गया अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ऐसे नहीं, पूरे भारत लेवल पे हो। डीलिट और डीएससी उत्कृष्ट प्रकाशित शोध पर आधारित हो, यानी डिप्लोमा हो लिटरेचर में या डिप्लोमा इन साइंस हो, इस तरीके से आउटस्टैंडिंग जो है डिग्रीज होनी चाहिए, और पब्लिश्ड जो रिसर्च पेपर है उनके पास होने चाहिए, उनका पीएचडी में एडमिशन हो। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शोध हेतु अधिक छात्रवृत्तियां उपलब्ध हो, कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय हमारा, उनके द्वारा कोई भी रिसर्च करने के लिए जो पीएचडी स्कॉलर्स है उनके लिए भी, और जो प्रोफेसर्स हैं उनके लिए भी, कोई अगर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, आगे शोध करना चाह रहे हैं, वो चाहे एजुकेशन में है, चाहे मेडिकल में, किसी भी लाइन में है, उनके लिए अधिक से अधिक स्कॉलरशिप उपलब्ध हो, ताकि और नई नॉलेज को, नए जो ज्ञान है उसको खोजा जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम स्पेशल एजुकेशन की ही बात कर ले, हम ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे भारत में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हमने ले ली, मान लो कि ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, और इसको यूज करने से हम देखना चाहते हैं कि भारत में अगर ये यूज हो रही है तो इससे कितना सुधार आ रहा है पूरे इंडिया में। या तो हम पूरे इंडिया की भी छोड़ो, पूरे एक स्टेट की भी बात करें तो हमें फंड्स तो चाहिए ना, पैसे तो चाहिए, अलग अलग स्कूल कॉलेज तक जाना है, पहुंचना है, वहां के लिए पेपर वर्किंग भी चाहिए, आने जाने का भी चाहिए, कहीं रहना भी पड़ेगा, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं रिसर्च में। तो वो सारे कहाँ से आएंगे, वो छात्रवृत्ति से आएंगे, स्कॉलरशिप से आएंगे, तो वो सारी चीजों पे भी फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा पे भी बात की गई। इन्होंने क्या किया कि ये 5 क्षेत्र इन्होंने बांट दिए, कि जो वोकेशनल एजुकेशन की बात हम करते हैं ना, तो उनमें इन्होंने दिया कि जैसे अभी जो हम पढ़ रहे थे पहले मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स जो आ रहा था, तो इन्होंने ऐसे क्या किया था, इन्होंने कुछ बातें थे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लॉ एंड मेडिसिन, इन्होंने ये व्यवसाय दे दिए थे कि जो व्यवसायिक शिक्षा है इन क्षेत्रों में बढ़ेगी, कि एग्रीकल्चर में जाना है, कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ में या मेडिसिन में, इन सभी क्षेत्रों की शिक्षा शुरू, विकसित जो है और मजबूत बनाने की जो सिफारिश की गई, कि एक तो इन क्षेत्रों की शिक्षा शुरू की जाए और इन क्षेत्रों में विकसित भी की जाए और फिर उनको मजबूत भी बनाया जाए, इस बेसिस पे इन्होंने कहा। इस रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं जो इस आयोग ने दी थी। फिर महिलाओं के लिए भी शिक्षा का जो समान अवसर की डिमांड की गई, कि महिलाओं के लिए समान अवसर हो, पर्याप्त सुविधाओं वाले महिला कॉलेज भी होने चाहिए, गृह अर्थशास्त्र या गृह प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाए वुमेन्स के लिए। तो इन चीजों पे इस जो आयोग आया था, ये कमीशन, इसने काम किया। ठीक है, आयोग ने क्या किया, भारत की आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। अब इस चीज को थोड़ा सा स्टोरी वे में समझ लेते हैं
अगर पूरी क्लास में अगर किसी को कहीं कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया हो, तो अब ध्यान से समझना, पूरा समझ आ जाएगा। मैम मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जी जी सर। ये जो आप जी मैम जो आप पढ़ा रही हैं तो ये क्या हम लोगों से रिलेटिव है क्या? एसटीटी में या सीटेट में इसका क्वेश्चन या कुछ इससे संबंध है मैम? सर ये एजुकेशन कमीशन है ना हमारा, जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं, जो हमारा जी मेंशन जी है एजुकेशन पॉलिसीज एंड स्कीम, तो वहां पे सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी जो है, कमीशंस जो आए, ये एजुकेशन कमीशन है ना पहला सर, जो 1948 में आया, फिर एक 1952 में आया, जिसके बेस पे क्या बनी हमारी जो 1968 वाली, सॉरी 1968 वाली जो एनईपी बनी थी, वो बनी थी। तो ये सारे सर सीक्वेंस में चलेंगे, अगर मैं रेंडमली आपको करवाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। जी मैम, ओके मैम। हाँ जी, इसलिए हम जो है आयोग समझते हुए चल रहे हैं। शिक्षा आयोग है, तो शिक्षा आयोग तो टीचर्स के काम का ही है ना, हम टीचर के पेपर दे रहे हैं। हाँ ये चीज है कि देखो हमारे स्पेशल एजुकेशन में ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, हमारा सिर्फ ये आएगा कि कौन सा एक्ट कब आया, किस एक्ट में क्या बात की गई। अब अगर हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि किस एक्ट में क्या बात कही गई? तो जब हमें रिवाइज करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक जी बार मैम। मैंने डिटेल में करा दिया, अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी में ये समझा रही हूँ, तो पूरा ध्यान से इसको समझ लेना। जी जी ओके। 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके बाद जो है हमारे जो मंत्री कह लो, या जो यहाँ के जो लोग थे, गवर्नमेंट थी हरियाणा जो हमारे भारत की, उनको लगा कि हमारे जो भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया, जो कैब है, कैब की ना फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ मैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कमीशन, सॉरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये वो है जो केंद्रीय, मतलब केंद्रीय स्तर पर है ये बोर्ड, जो कि हमारे शिक्षा विभाग को ना एडवाइज करता है कि क्या करना चाहिए। एक तो इसने, और एक IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज का एक बोर्ड बना हुआ था। इन दोनों ने मिलकर भारत सरकार के सामने ये मांग करी कि हमें एक ऐसे कमीशन की जरूरत है जो हमारे भारत देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा को सुधार करने के लिए, उच्च स्तर पे लाने के लिए कुछ जो है काम किया जाए। तो इनकी सिफारिश पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, भारत सरकार ने 1948 में नवंबर के महीने में एक आयोग बना दिया, जिसका नाम क्या था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, इस कमीशन को काम दिया गया कि आप जो पूरे भारत में अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे रिसर्च करो, आप जो अपनी स्टडी करो, रिपोर्ट बनाओ कि क्या सुधारों की जरूरत है, क्या सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन दो, सुझाव दो। तो इन्होंने क्या किया, अगस्त 1949 में, आपने फुल फॉर्म नोट कर ली होगी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 1949 में इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट कर दी, लगभग 600 पेज, 600 जो शिक्षाविद थे उन पे भी, इनसे भी इन्होंने क्वेश्चन आयर फिल करवा लिया, अलग अलग जगह पे इन्होंने विजिट की, सबसे मिले, किसी से इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया। फिर इन्होंने एक जो है रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में 2 खंड थे, खंड 1 और खंड 2। पहले में तो थी सिफारिशें कि क्या सुझाव हम दे रहे हैं, क्या रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। दूसरे में जो थी डेटा था कि किस बेस पे हम ये सिफारिशें दे रहे हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था बस। उसके बाद जो उन्होंने जो जो चीजों पे बात की, कि महिलाओं पे बात की, इन्होंने टीचिंग स्टाफ की बात की, एजुकेशन स्कूल सिस्टम, जैसे NEP 2020 ने अब जो दिया था ना, 5+3+3 वाला फॉर्मूला दिया, तो वो कहाँ से चेंज होता हुआ आ रहा है, देखो कि इन्होंने क्या कर दिया था, जो यूनिवर्सिटी ने, इन्होंने ये कर दिया कि 11 साल की स्कूल शिक्षा होगी, 11 साल के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में आएगा, इन्होंने ये कर दिया था। ठीक है, कि 11 साल की इंटरमीडिएट स्टडी जो है वो करके यूनिवर्सिटी में आएगा, +2 क्लास जो थी वो यूनिवर्सिटी में होती थी, इन्होंने ये चीज बोल दी। और PhD के लिए इन्होंने कुछ दिया कि रिसर्च पेपर होने चाहिए, मेरिट के बेस पे टीचर्स को प्रमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति जो है मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें इन्होंने दे दी। मेन एक और याद रखना कि यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे होने चाहिए, 3000, और कॉलेज में कितने, 1500 बच्चे होने चाहिए, ये इन्होंने दिया। और ज्यादा चीजें नहीं है। और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ये जो इन्होंने फील्ड बांट दिए थे कि इन इन क्षेत्रों के कोर्सेज बनाओ, कि ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे नहीं कि रेंडमली चल रहे हैं।
एग्रीकल्चर के अलग कोर्स लेके आओ, कॉमर्स के कोर्सेज लेके आओ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, लॉ के, मेडिसिन के, एग्रीकल्चर में भी अलग अलग कोर्सेज हैं, कॉमर्स में भी है। अब तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई, तो इन्होंने ये 5 क्षेत्र दे दिए थे कि ऐसे डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये चीजें थी मेन। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं एमसीक्यूज पे। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा किसी को। ठीक है, और बाकी जब आगे जैसे जैसे हम ये करेंगे ना, सीक्वेंस वाइज एक एक कमीशन में करवाऊंगी थोड़ा, और फिर जो एक पूरी स्टोरी बन जाएगी कि कैसे 1948 में हमारा यूनिवर्सिटी के लिए आ गया, और फिर जो है 1952 में और 52-53 में हमारा जो आया सेकेंडरी स्कूल का आया था, वो स्कूल्स के लिए था। फिर इसी के जो बेसिस पे आगे हमारे और चले 1968 की एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई, और 86 के पीछे जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पीओ एक्ट आया, पीओए प्लान ऑफ एक्शन आया 1992 में। फिर प्लान ऑफ एक्शन के बाद जो है हमारी चीजें आगे चली, और उस प्लान ऑफ एक्शन के बाद 2020 की एनईपी आई है। ठीक है, अब फिर उसके अलावा जो एक्ट होंगे ना, उन पे हम अलग से चलेंगे। जो चीजें हैं कि हमारा पीडब्ल्यूडी आया, आरसीआई बना, एनसीईआरटी एससीईआरटी बना, वो सारी चीजें पूछी जाएगी पेपर में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी अपना आंसर देंगे। मैं एमसीक्यूज का जो आपको बॉक्स है वो ओपन कर लेती हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ज्वाइन कर लूं मैं। चलिए, नहीं। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा नाम है इनका। ठीक है, सी आंसर है। वेरी गुड, सबका आंसर जो है ये सही आ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था? कौन सी सरकार ने किया था बताइए। आंसर दीजिए फटाफट। जी, कुछ कुछ लोग जो है कंफ्यूज है, किसी का सी भी आ रहा है बीच में और कुछ एक ने बी भी दिया है। देखो मैं क्लियर कर देती हूँ। जो आयोग की नियुक्ति की थी ना, वो भारत सरकार ने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, सिफारिश किसने की थी? सिफारिश उसने की थी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ जो था वो था IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन दोनों ने मिलकर सिफारिश की थी भारत सरकार को, तो नियुक्ति भारत सरकार ने की थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि भारत सरकार ने इसकी नियुक्ति की थी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने किस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? ओके, ये पॉइंट हमारा रह गया था, सॉरी, ये मैं बताना भूल गई। चलिए एक बार अगर किसी को पता है तो बताइए, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या किया, इसने सिफारिश की कि हमें अगर विश्वविद्यालय शिक्षा को ना अगर अच्छा रखना है तो एक कंटिन्यूटी लेवल पे ना हमें एक कमीशन बनाना पड़ेगा। और उन्होंने यूजीसी की डिमांड की कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दिया जाए, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रांट देगा कि कितना ग्रांट किसको देना, वो सारी चीजें मैनेज करेगा सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर। तो इन्होंने जो है 1948 में हमारा ये कमीशन आया था, इसने यूजीसी की सिफारिश की थी और यूजीसी की स्थापना हो गई थी 1956 में। ठीक है, ये याद रखना। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई, किसकी सिफारिश पे हुई? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948 में। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये बहुत इजी क्वेश्चन चलेंगे, पर फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ही हमारे ये 2-3 एक्ट हो जाएंगे ना, 2-3 कमीशन हो जाएंगे, पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी जो हमने ली है,
2020 की पॉलिसी तक, फिर हम इन सबके मिक्स एमसीक्यूज भी करेंगे, उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार, प्राथमिक शिक्षा शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण या केवल नए विश्वविद्यालय स्थापित करना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आए हैं। इस तरह अगर आपको एक्ट वगैरह पॉलिसी अगर याद हो गई ना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा जी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1948 में इसकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के समय शिक्षा मंत्री कौन थे? देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ये आई गेस अगर नहीं पता हो तो 1948 का सोचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे शिक्षा मंत्री? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे, याद रखना, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद जो थे 1948 में शिक्षा मंत्री थे, उस टाइम पे जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया था। ठीक है, मैंने रिलेटेड क्वेश्चन सारे टॉपिक सब कुछ ऐड किया कि कहीं से भी पूछा जाए तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा पर जोर दिया? अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी आयोग में कोई नेगेटिव बातें जो है नहीं कही गई होंगी। वेरी गुड, प्लीज रिपीट 6। सर 6 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन जब हुआ था 1948 में, तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। इसका ऑप्शन जो सी हो जाएगा। आयोग ने उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में किस भाषा पर जोर दिया? तो क्षेत्रीय भाषाएं और अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8। आयोग ने विद्यार्थियों के लिए किस पहलू पर के विकास पर जोर दिया? शारीरिक विकास, नैतिक एवं चरित्र विकास, संगीत कौशल, सैन्य कौशल। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत अच्छा आंसर दिया सबने, नैतिक व चरित्र विकास पर बल दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कितने महीनों तक कार्य किया? इसमें ऑप्शंस जो है, एक सेकेंड, इसमें जो आपका ऑप्शन है ना वो गलत आ गया है। ऑप्शन इसमें है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम देखें नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स ये हो गए, और आपका 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक 8 मंथ्स हो गए, 8, 9 और 10, तो लगभग 10 या 11 मंथ्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, पर ये गलत हो जाएगा, तो इसका 11 मंथ्स होगा। ठीक है, आंसर लिख लो अलग से, 11 मंथ्स जी। ठीक है, ये गलत है इसका आंसर, ये कोई मत करना। उसके बाद हम चलते हैं, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा को किसका संवर्धन करना चाहिए, किसको प्रमोट करना चाहिए? माइक म्यूट कीजिए प्लीज, किसका अनम्यूट है?
जी, बहुत बढ़िया आंसर आए सबके। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आयोग ने कहा कि जो हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा है वो ऐसी हो कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो है उनको प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आयोग ने पाठ्यक्रम के किस सिद्धांत की सिफारिश की? केवल रटने पे आधारित, व्यापकता और गहराई, सैन्य उन्मुख या व्यवसाय केंद्रित? बहुत बढ़िया आंसर है कि व्यापकता और गहराई की सिफारिश की गई, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आयोग ने किस प्रकार के मूल्यांकन को महत्व दिया? जी बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इजी भी लग रहे हैं थोड़े से, और चीजें जरूरी इसलिए हैं कि हमें पढ़नी पड़ेगी। एक अनाउंसमेंट मैं अभी करूंगी थोड़ी सी देर में। चलिए, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि सतत आंतरिक मूल्यांकन। इसके बाद है आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को क्या बनाए रखना चाहिए। थोड़ा फास्ट फास्ट हम करेंगे, आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी है। चलिए, वेरी गुड। शैक्षणिक स्वतंत्रता, क्योंकि जो है यहाँ पे आकर एक करिकुलम नहीं था, ऑप्शन दे दिए कि एग्रीकल्चर में कोई जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी एरिया में जाना चाहता है, लॉ है, मेडिसिन है, तो शैक्षणिक स्वतंत्रता विश्वविद्यालय ने दे दी थी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कैसा होना चाहिए, रिसर्च जो है वो कैसी होनी चाहिए? प्रोत्साहित और समर्थित प्रतिबंधित, टाला जाए, केवल विदेशियों द्वारा किया जाए? बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन सबने दिया और ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप में, और आपको सेल्फ स्टडी करने हैं।